ये पवन नहीं, ये आंधी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसे हमारा देश रूप से जाना जाता है। हमारा देश एक प्रचंड देश है जहां पर हिंदुत्व के साथ साथ बाकी धर्मों का गढ़ है। इसीलिए ये हमारा देश अद्भुत है और इसकी लोकप्रियता आज से नहीं है, कई हजार सालों से रही है। और यहाँ पर ऐसा कितने सारे लोग आए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ में एक धरती में एक अद्भुत पहचान है, एक अद्भुत शक्ति है। इसलिए चाहे वो यूनान से आए हुए लोग हो, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो सलीकस हो, सबको खदेड़ देने की शक्ति भारत में रही है। चाहे वो मुस्लिम राज का गढ़ हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो इब्राहिम लोदी हो, ऐसे कई सारे लोग आए उसको उखाड़ फेंकने के लिए। ऐसे ऐसे महाराठा भी प्रकट हुए, ऐसे ऐसे सेनापति भी हुए, ऐसे ऐसे शिवाजी हुए। मीन्स अगर देखा जाए तो भारत एक शुरू से ही एक ऐसा गढ़ रहा है, एक ऐसा नाम रहा है जिसकी पहचान पूरे दुनिया में गूंजती है, जिसका डंका पूरे देशों में बजता ही रहता है। लेकिन साल दर साल, कहते ना, सिस्टम दर सिस्टम, दशक दशक, ये सारी चीज़ें बदलती गई और सारी चीज़ें धरातल से हटती गई। कई बार अंग्रेजों ने कई सारे ट्राई कोशिश किया, लेकिन भारत की धरती पर आने के लिए उन्हें यह समझना पड़ा कि भारत की धरती पर अगर कब्जा करना है तो भारत के लोगों को तोड़ना पड़ेगा। और उसको तोड़ने के लिए वो कई सारी नीतियों को अप्लाई किए, जिसमें कहते हैं ब्रिटिश प्रोपेगेंडा नीति आती है, कई सारे कास्ट पॉलिटिक्स आ गया था, उसके बाद कहते हैं ना कि इस्लामिक पोलराइजेशन आ गया था। ऐसे कई सारे चीज़ हो गए जिसको भारत को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद जाति के नाम पर जिस तरह से भारत में बंटवारे चल रहे हैं, कई सारे स्टेट के बंटवारे चल रहे हैं। और दूसरा अगर कहा जाए कि इंडिया में भी अगर दो इंडिया दिखता है तो एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया दिखता है। दोनों अपने आप में बंटवारे हो रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश में लग जा रहा है और अपने अपने स्टेट की डिमांड कर रहा है, स्टेट हुड की बातें कर रहा है। और इसको लेकर करके कई सारे जो राजनीतिक पार्टी है अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय से लेकर के अब समय तक कई सारी चीज़ें उभर रही है और कई सारी चीज़ें बदल रही है। लेकिन एक भारत एक ऐसा है जहां पर जिस तरह से बदलाव होना चाहिए था उस तरह से बदलाव जिस तरह से नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के कई सारे संकेतात्मक घटनाएं घट रही है। और अब जो ट्रेंड आया, मॉडर्न एरा आया, उस मॉडर्न एरा में कई सारे हिंदुत्व को लेकर के लड़ाई चल रही है, कई सारे जाति धर्म को लेकर के लड़ाई चल रही है और आपस में कई सारे बंटवारे हो रहे हैं। उसको लेकर करके या तो कई सारे संत हो, कई सारे बाबा हैं, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ साउथ इंडिया को। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया तो अपने आप में एक बंटवारा हो चुका है, एक अपने आप में जाति धर्म के नाम पे बंटवारा कर चुके हैं, अपने आप में एक लैंग्वेज के नाम पर बंटवारा कर चुके हैं। लेकिन अब वो बंटवारा, अब साउथ इंडिया भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम नॉर्थ इंडिया की आज बात नहीं करने वाले, आज बिल्कुल साउथ इंडिया पे हम जाते हैं। और साउथ इंडिया में जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु का बीच में जो टकरार चल रहा है, जिस तरह से दो लोग एक सेनापति के रूप में उभर रहे हैं और एक हिंदू की बात कर रहा है और एक एंटी हिंदू की बात कर रहा है, अपने आप में एक तोड़ने वाली बात है। जिस तरह से कहता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया टूटा है, आज साउथ इंडिया भी उसी तरह के कगार पर है। और जिस तरह से कहते हैं कि हिंदुत्व के सेना नायक कहते हैं, या हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव अगर कह सकते हैं, या फिर कहते हैं कि सनातन की बात करते हैं, तो सनातन में जिस तरह से पवन कल्याण जिस तरह से उभर रहे हैं, साउथ के एक एक्टर हैं, और जिस तरह से वो उभर रहे हैं और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, और कैसे एक एक्टर टर्न टू पॉलिटिशियन उसकी शिक्षा नीति को आज समझने वाले कैसे एक हिंदुत्व और सनातनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और दूसरी वही बात करते हैं तो विजय थलापति की बात करते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल जगत में जो कैरियर अपनाया है 2024 में अपनाया है, और उसमें लेकर करके खास कर करके वो द्रविडियन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, एक परियार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अपने एक कहते ना, हमारा देश आर्यावर्त था, भारत था, द्रविडियन था। आज वही द्रविडियन के नाम पर साउथ इंडिया में टूटी चल रहा है। यानी जो जोड़ो अभियान था, जिस तरह से भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, हिंदुत्व का नाम दिया जाता था, हिंदू राष्ट्र कहा जाता था और एक द्रविड़ कहा जाता था, लेकिन आज द्रविड़
अलग होते जा रहे हैं। आज साउथ इंडिया में हिंदू और द्रविड़ के नाम पर ऐसे ऐसे दो सेना नायक उभर रहे हैं और दोनों के दोनों अपने एक्टर जगत में एक अद्भुत मिसाल है। दोनों का कहते हैं ना जनसैलाब होता है और उसी जनसैलाब में जिस तरह से विजय अब अपनी सेनापति बढ़ा रहे हैं और अपनी सेना नायक बढ़ा रहे हैं और उनके जिस तरह से जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी को लेकर करके जो जनसैलाब उठा था वो सारे लोग जानते हैं। करीब करीब 10 लाख लोगों को आंकड़ा लगाया गया था, लेकिन ऐसा अंदाजा बताया जाता है कि 3 लाख लोग शिरकत हुए थे एक जनसभा में और उन्होंने तमिलगा वेतरिन कजगम पार्टी की स्थापना की थी 2 फरवरी 2024 में। और उस पार्टी को लेकर के जो हुजूम मचा हुआ, जिस तरह से रिप्रेजेंटेटिव दिखाई दे रहा है और आगे चल करके 2026 में होने वाले तमिल में जो विधानसभा के इलेक्शंस होंगे उनमें अपने सारे पार्टी खड़े करने की सौगात रख रही है। या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पवन कल्याण से भी मिल रहा है। पवन कल्याण का जिस तरह से स्टारडम रहा है, जिस तरह से साउथ इंडिया का आंधी या तूफान बोला जाता है, ये पवन नहीं आंधी है। शुरुआत में दोनों को जो आइडियोलॉजी है, दोनों का आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो किसी का मैच नहीं करता है। एक हिंदू सनातन की बात करते हैं और दूसरा एंटी हिंदू की बात करते हैं। एक सनातन बोर्ड स्थापना करने जोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ विजय थलापति है, वो क्या करते हैं, हिंदुत्व को तोड़ने की बात करते हैं। मंदिर की जगह मस्जिद में जाना पसंद करते हैं, इफ्तार में पार्टी लेना पसंद करते हैं, यानी पूरी तरह से एक अलग माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आज साउथ इंडिया, अब साउथ इंडिया भी नहीं कह पाएगा, साउथ इंडिया में भी लोग कहेगा कि साउथ इंडिया में हम हिंदू हैं और साउथ इंडिया में एक एंटी हिंदू हैं। और इसलिए इस बंटवारे में सब कुछ टूटता दिखाई दे रहा है। और आज जिस तरह से बांग्लादेश की हालत हो गई है, आज जिस तरह से हिंदू पिट रहे हैं, जिस तरह से हिंदू को रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, वैसी स्थितियां अब साउथ इंडिया में भी ना हो जाए। तो हमें आज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे अगर एक्टर के जो हम फॉलो करते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना करिश्माई पारी खेल रहे हैं, जिस तरह से अपने पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ा रहे हैं, उसमें भारत टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें भारत बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय था जिस समय जब हम इंडिया की बात करते थे, अगर हिंदू की बात करते थे, सभ्यता और संस्कृति की बात करते थे, तो साउथ इंडिया का नाम जबरदस्त आता था। उस समय जब अंग्रेज पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया को दबाने की कोशिश करते थे, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को नोच फेंक कर करके हटाने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें साउथ इंडिया ने जबरदस्त रोल अपनाया था। अपने देवी देवताओं को बचाया, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं अपने धरोहर को रखा था। आज फिल्म के माध्यम से भी अगर देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारा प्रमोट किया है। पवन कल्याण की कई सारे फिल्में में दिखाया गया हिंदुत्व का क्या रोल है, किस तरह से हिंदुत्व को बढ़ाया गया है, कैसे मंदिर मस्जिद को क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव हुआ है, सबको लेकर को दिखाया है। यानी पूरी तरफ से हिंदुत्व को संरक्षित किया हुआ है, हमें अपने धरोहर को बचाए रखने में काम किए हैं। और इसका श्री गणेश अगर हम कहा जाए तो साउथ इंडिया में ऐसे कई सारे जो एक्टर हुए हैं, जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन होकर के ही अपना इन्फ्लुएंस बनाए हैं, अपना दबदबा बनाए हैं। उसमें अगर तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो MG रामाचंद्रन का नाम आता है। MG रामाचंद्रन कहते फिल्म में थे, जिनको MGR के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यही आइडियोलॉजी पे काम किया था, हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने की बात की थी और कहीं ना कहीं एंटी हिंदुइज्म की बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इस तरह का आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी सपोर्ट करती है। इंडिया गठबंधन एक अपने आप में ऐसा ही गठबंधन से दिखाई देता है और उसका धीरे धीरे हम खुलासा करेंगे कि कैसे चीज़ें गठबंधन में बढ़ा, कैसे विलय हुआ और उस तरह के पार्टियां कैसे खड़ी होने लगी। तो जब MGR आए थे उसने अपना प्रोपेगेंडा सेट किया और उसी की वजह से वो सेकेंड टाइम CM बन करके निकले और उसी की फुटप्रिंट को फॉलो करने वाली थी जयललिता, जो कम से कम कहा जाता है तमिल की अम्मा के नाम से जाना जाते हैं। हर चीज़ में अम्मा का मोहर लगता था, यानी जयललिता का मोहर लगता था और उसकी ही फुटप्रिंट्स में सब लोग फॉलो करने लगे। लेकिन अगर आंध्रा की बात करें तो NT रामाराव आए थे, उस समय NTR तेलुगु देशम पार्टी बनाया था और उसके बाद हिंदुइज्म की बात कर रहे थे, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं और इसी वजह से वो थर्ड टाइम CM बन करके उभरे। और उसी में कमल हसन भी अपना छाप छोड़ने की कोशिश किए थे, मक्कल निधि अपना काम करने की कोशिश की, अपनी नई पार्टी बनाए, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर चिरंजीवी की बात करते हैं तो चिरंजीवी भी
अपनी पूरी तरह से एक्टर टर्न पॉलिटिशियन की भूमिका में आए, 2008 में पूरी तरह से अपना भूमिका को रिप्रेजेंट किए और साथ साथ प्रज्ञा राजम पार्टी बनाई, लेकिन वो ज़्यादा कुछ स्टेब्लिश नहीं कर पा रही थी। 2009 में ऐसे तो 18 सीटें जीत पाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां डाउन हो गई और 2012 में वो कांग्रेस से विलय हो गई थी। उसी समय थे साउथ इंडिया का सुपरस्टार पवन कल्याण। वो यही बात को समझ गए और हिंदुत्व के गढ़ को समझ गए, हमारी संस्कृति को समझ गए कि अगर ऐसे पार्टी में विलय हो जाएगा कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व मिटता ही चला जाएगा। और हिंदुत्व के सबसे ज़्यादा अगर कहते हैं तो कट्टर थे, हिंदुत्व को रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ भूमिका रही है, वो शिवसेना के साथ रहे हैं और कई सारे लोगों को सपोर्ट किए हैं। अगर देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र का इलेक्शंस में ज़बरदस्त अगर इनिंग की शुरुआत अगर की है तो पवन कल्याण का नाम जीते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र में यानी बहुत बड़ा रोल रहा है और वह हिंदुत्व को सपोर्ट करते रहे हैं। और वही चीज़ें बागडोर धीरे धीरे जब आया, अब लगा कि हमारी पार्टी बिल रही है, हमारे भ्राताश्री, हमारे जो चाचाश्री हैं सबके सब कहीं नहीं कांग्रेस में विलय हो रहे हैं, तब उन्होंने अपनी पार्टी स्थापना की और उस पार्टी का नाम था जन सेना पार्टी और जन सेना के नाम से शुरुआत की। और उन्होंने 2009 की बात है, 2014 की बात है, 2014 में भी बहुत अच्छा करिश्माई पारी खेला और बहुत सारी चीज़ों को दिखाया और दमखम दिखाया। और 2014 से ही उन्होंने जनसेना पार्टी के नाम पे बहुत सारे काम किए, बहुत सारे आरएसएस को भी सपोर्ट करते थे, मोदी को भी सपोर्ट करते थे, सोशल जस्टिस को लेकर के भी बात किए थे, महिलाओं को संरक्षण को लेकर के बात किए। और 2024 में वो परिणाम भी देखने को मिला, वो प्रचंड जीत भी देखने को मिला, 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए दिखा। और पहली बार ऐसा हुआ था 21 सीट में से 21 सीट ला करके उन्होंने बता दिया था कि मैं साउथ का ही एक्टर नहीं, साउथ का तूफान हूं। और उसी की संज्ञा में कहीं ना कहीं मोदी तारीफ करते हुए थकते नहीं, कहते ये सुपरस्टार नहीं है, साउथ का आंधी है, ऐसा बहुत सारा नाम दिया गया। और उन्होंने जिस तरह से काम किया, आज वो डिप्टी सीएम के कार्यरत है, यानी बहुत कुछ कर रहे हैं। और कहीं कहीं सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वही सारी चीज़ों में लेकर के अपना हिंदुत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें विजय थलापति, जिन्होंने 10 साल बाद यह स्टारडम को देख करके कहीं ना कहीं उस लेवल को, पवन कल्याण के लेवल को देख लिए, समझ लिए और लगा कि एक आदमी कहां से कहां बन सकता है, अब डिप्टी सीएम के पद पर है और जिस तरह से उनका भौकाल दिखता है, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव दिखता है। थलापति भी अपने स्टारडम में कम नहीं है, अपने नाम से दमखम से जाने जाते हैं, उनकी फिल्म के लिए भीड़ लग जाती है, भौकाल लग जाता है, हर चीज़ें देखने को मिलता है। जब फिल्म लगती है तो लोग लगता है कि मेला सा लगा है, ऐसा उनका स्टारडम है। और वही स्टारडम उनके पार्टी के स्थापना दिवस में देखा और पार्टी का स्थापना दिवस में जिस तरह से हुजूम लगा था, जिस तरह से भीड़ लगा था, वो अपने आप में सब कुछ बता देता है कि विजय थलापति का कितना रोल है। लेकिन जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने द्रविड़ पेरियार को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, यह काफ़ी कुछ लड़ाने वाली बात है। जिस तरह से वो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते हैं, एक द्रविड़ की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, इसमें कहीं ना कहीं एंटी हिंदुज़म की कहते हैं ना भू आती है और उसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ रह के भी टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हम साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और साउथ इंडिया का नाम था, दमखम था, आज साउथ इंडिया की धरातल में दरारें दिख रही है, आज साउथ इंडिया बिखरते हुए दिखाई पड़ रहा है। और हम जब आज अगर देख ले 10 साल पहले और आज भी देख ले, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में पहले होता था, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाते थे तो एक दूसरे को प्रताड़ित करते थे, लाचारते थे, मारते थे और इस तरह से कई सारे मुद्दे हुए हैं और यही सारे चीज़ें बदली है। और यह बदलाव सिर्फ देखने को मिला है पवन कल्याण रोल ला रहे हैं। जब फिल्म बन रहे हैं तो खास करके अब हिंदी में प्रमोशन किया जा रहा है, हिंदी में चीज़ें हो रही है, उसमें अल्लू अर्जुन का नाम सबसे बेस्ट आता है। जिस तरह से उन्होंने पुष्पा 2 बनाया था और उसका रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए, अगर कहते फिल्म से पहले रिव्यू टेलीकास्ट और उसकी प्रमोशंस की बात की तो पटना के बिहार में जाकर कर रहे हैं। यानी अब वो समझ गए हैं कि अपने संस्कृति और कल्चर से अब लड़ाई करना नहीं है, हमें अपने को जोड़ना है, मिलना है और उस तरह से बहुत सारे हिंदुत्व को भी दिखाने की बात कर रहे हैं और पवन कल्याण उसी में से एक है। लेकिन विजय थलापति का एक मुहिम अलग है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की मेंटालिटी से मिलता जुलता है, एक एंटी हिंदुज़म की बात करते हैं और जिस तरह से वक्त बिल को लेकर करके बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम के हर फंक्शन को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, हर जगह शिरकत होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि बाकी सब जो कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर्स हैं, नॉर्थ इंडिया में भी है, मुस्लिम के फंक्शंस में जाते दिखते हैं, ईदगाह करते हुए, कभी
मस्जिद जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसी का फॉलो फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं विजय थलापति में दिखता है। बाकी आप क्या क्या सोचते हैं, इन दोनों एक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? अगर इस तरह का दोनों अपना मुहिम में लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया बिखरता हुआ दिखाई देगा। आप किसके सपोर्ट में हैं? आप किनको मानते हैं? किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? क्या हिंदुत्व को बचाने के लिए इन दोनों में किस तरह के आइडियोलॉजी को हमें सोचना चाहिए? क्या द्रविडियन के नाम पर जिस तरह से अंग्रेज ने हमें तोड़ा था, आज द्रविडियन और आइडियोलॉजी की जिस तरह से बात की जा रहा है, जहाँ हिंदुत्व की बात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पे विचार करने का समय आ गया है। और इसी विचारधारा को लेकर के कई सारे नॉर्थ इंडिया में भी उसका कहीं ना कहीं हुंकार दिख रहा है। और हमारे कई सारे संत या बाबा बागेश्वर धाम ने भी कई सारी यात्राएं की और हिंदुत्व को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। उस पर हम सेपरेट वीडियोस लाएंगे और भी अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही लाते रहेंगे। फिलहाल आप अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मिलते रहेगी। आप अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यह बहुत मायने रखता है। आपके कमेंट से ही हमें उत्साह मिलता है और हम ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहते हैं।